हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू थिंकिंग ब्रेन यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम सर और मैं आज लेकर आया हूं आप बच्चों के लिए सोशल साइंस का स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन कैसे करना है। जैसे कि आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं, हमारा मिशन है 7 मार्च, है ना। 7 मार्च को है हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम, है ना। हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम है 7 मार्च को। तो सोशल साइंस के एग्ज़ाम में हमारे पास कितने चैप्टर्स है? वी हैव 19 चैप्टर्स और हमें 4 दिनों में इन 19 चैप्टर्स को हम कैसे अच्छे ढंग से कवर करें, ये चीज़ हमें समझनी है। बेसिकली अब तक आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, है ना, अच्छा खासा पढ़ा होगा। बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग। फर्स्ट लेट मी टेल यू, एक होता है passive reading. One is passive reading and another one is active reading. तो आज ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि पैसिव रीडिंग और एक्टिव रीडिंग, इन दोनों में, जैसे कि अगर आप पैसिव रीडिंग कर रहे हैं तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, जो ज़्यादातर बच्चे इस लेवल तक भी कर रहे हैं। लेकिन अब जब सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को, तो आपको एक्टिव रीडिंग मोड में जाना पड़ेगा। ये कैसे जाएंगे आप, ये डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। सो हमें एक मोटा मोटी अगर हम समझे तो 4 डेज एंड 4 सब्जेक्ट्स, ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन किसके लिए बेनिफिशियल है? जो डिसिप्लिन्ड वे में साल भर जिसने ढंग से पढ़ा है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और किसके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है? जो सच में आगे के 4 दिन पूरी तरह यूटिलाइज करना चाहता है सोशल साइंस के लिए। अब लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता होगा कि एक दिन सोशल साइंस का चैप्टर नंबर, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, तीनों ही बहुत ही बड़े के बड़े चैप्टर है ना। बम डाल देंगे दिमाग में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा अगर तीनों के तीनों चैप्टर एक ही दिन पढ़ ले, तो क्या करें? सो फॉर दिस आप इस पर्टिकुलर प्लान को आपके हिसाब से रिवाइज भी कर सकते हैं। कैसे रिवाइज कर सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल डे वन आप ले सकते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इसके साथ आप इकोनॉमी जो इजी है इसका चैप्टर नंबर 1 और इसका चैप्टर नंबर 2, ये 2 भी कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक मिनिमम एम क्या होना चाहिए कि 5 चैप्टर्स तो भी मिनिमम एक दिन में हमने रिवाइज करने हैं। और वो कैसे करने हैं, दैट थिंग आई विल टेल यू इन दिस पूरा का पूरा वीडियो। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो मिनिमम 5 चैप्टर एक दिन में हमें करने हैं। फिर वो चाहे एक दिन में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स करना हो, इसके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर करना हो, या वॉट एवर द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यू वांट टू मेक, बट दिस शुड बी योर अल्टीमेट एम। क्योंकि हमें 19 चैप्टर्स करना है जिनका थियरी हमें आने वाला है एग्जाम में, और प्लस 1 चैप्टर करना है स्पेसिफिकली मैप के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें हमारे जो आगे के आने वाले दिन हैं उनको कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली यू कैन से डे 1 यू कैन डू इकोनॉमिक्स, डे 2 यू कैन डू पॉलिटिकल साइंस, डे 3 यू कैन डू कंप्लीट हिस्ट्री, डे 4 यू कैन डू कंप्लीट ज्योग्राफी, बट देयर कैन बी मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। स्पेशली मेरे प्यारे पेंटिंग वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है बोलना सर, 6th को पेंटिंग है और डायरेक्टली 7th को सोशल साइंस है। तो आप लोगों को आपका स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में वापस आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों के पास पूरे के पूरे 4 सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। साथ ही आपको पेंटिंग का भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, नहीं कुछ तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, है ना। उसके लिए भी आपको उसके पहले एक आधा दिन निकाल के रखना पड़ेगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है।
नाउ वी विल गो सब्जेक्ट वाइज। चलिए सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। उसके पहले वी विल सी हमें एंगेजमेंट रखने के लिए पढ़ाई में किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो सीबीएसई हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो सीबीएसई क्यों हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो सीबीएसई ये देखना चाहता है कि हमारी एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सीबीएसई ये देखना चाह रहा है कि हम कीवर्ड्स को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं, जहाँ जो कीवर्ड चाहिए वहाँ वो कीवर्ड हम यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ देखना चाह रहा है सीबीएसई। सीबीएसई देखना चाह रहा है कि जब हम कोई आंसर लिख रहे हैं तब उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लिख पा रहे हैं पॉइंट वाइज में, या बस रैंडम पैराग्राफ लिख रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ये सीबीएसई देखना चाहता है। और सीबीएसई देखना चाहता है कि आपका मैप का एक्यूरेसी कितना है। अब जब मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ तब मैंने आप लोगों को बार बार ऑलरेडी ये भी कहा है कि इवन इफ इट इज अप्रोक्सीमेट इट इज फाइन, है ना। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दैट क्वाड्रिलैटरल वाला रूल। सो आप लोग क्या, आपके बस जो पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ पर वो पर्टिकुलर लोकेशन आ रहा है उसको याद रखिए। दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन मेमोराइज द मैप। नेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी रीडिंग इट इज मस्ट। आई विल नॉट से कि इससे बचेंगे हम, है ना। भले ही 4 दिन है लेकिन 4 दिन में भी नहीं रीडिंग तो अभी हमें उन एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, क्योंकि हमने साल भर तो पढ़ा ही है ना। अभी हम उन एनसीईआरटीज को रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? वी विल यूज द मेथड ऑफ स्कीमिंग, है ना। अभी हम उन एनसीईआरटीज को स्कीम करेंगे। स्कीमिंग करते करते भी आपको पता नहीं, लेकिन एक आधा तो भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो नया है। सो स्कीम करेंगे एनसीईआरटीज को। जब हम स्कीमिंग करेंगे तब हमें इंश्योर करना है बॉक्सेस हम सही ढंग से पढ़ रहे हैं, जो सोर्सेज दिए हैं उनके बारे में हमें नॉलेज आ रहा है थोड़ा बहुत स्कीमिंग के टाइम। कार्टून्स, इमेजेस, टाइमलाइंस, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक तो भी मिनिमम 1 या 2 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो विजुअल मेमोरी हमारी अच्छी खासी होती भी है, तो उन कार्टून्स को देख के विजुअल मेमोरी की मदद से हमें वो आंसर निकालने हैं। और जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा, उसके बाद एट द एंड आप क्या कर सकते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। डोंट नीड टू डू फिजिकली क्या क्या ही करेंगे बेचारे, है ना। तो मेंटली इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं क्या रूल फॉलो करना है? फर्स्ट, यू हैव टू रीड एक्टिवली। जैसा मैंने पहले बोला, एक्टिव रीडिंग क्या होता है? एक्टिव रीडिंग वो होता है जब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तब मुझे समझ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ या मैं क्या पढ़ रही हूँ। हवा में नहीं पढ़ना है, ना खुद को बेवकूफ़ बनाना है, ना पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना है, ना टीचर्स को बेवकूफ़ बनाना है कि मैं पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ। यू हैव टू रीड एक्टिवली। फर्स्ट थिंग, जब आपने फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब उस बुक को बंद करो, 1 मिनट के लिए सोचो कि मैंने क्या पढ़ा। दैट इज रिकॉल। अनटिल एंड अनलेस यू डू रिकॉल, पढ़ाई नहीं होती। Recall is the most important factor in your revision. रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तब के तब तो एग्जाम के टाइम पे एंग्जाइटी होता है। एग्जाम के टाइम पे रिकॉल करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। वंस यूर रिकॉलिंग इज डन, तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन निकालेंगे और कुछ आंसर लिख के देखेंगे। और ये जो है बेसिकली आप 5 मार्क्स क्वेश्चन वाले टाइप जो है वही टारगेट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर भी यू कैन डू 2 वेज। आंसर लिखना है तो पहले तो आप फिजिकल आंसर लिख सकते हैं नोटबुक पे प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। दूसरा, आप मेंटल आंसर लिख सकते हैं मेंटली, बिना किसी नोटबुक पेन पेपर का यूज किए। तीसरा, आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं, है ना। तो जो आपको बेटर लगे, जो आपकी अभी की रिक्वायरमेंट को सूट करता है, उस हिसाब से आप लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई ढंग से हो चुकी है, एकदम बहुत अच्छे ढंग से हो चुकी है, गो फॉर मेंटल आंसर लिखने पे फोकस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी पढ़ाई थोड़ी कम गिर रही है,
गो फॉर कीवर्ड राइटिंग। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इनिशियल फेजेस में फिजिकल मोड पे कुछ लिख के देखिए, बट हर किसी चैप्टर के लिए नहीं करना है ना। आपको स्पेसिफिक कोई चैप्टर होगा, जैसे कि यूरोप है, तो नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में अगर आप फिजिकली लिख के देख रहे हैं तो फाइन, लेकिन अगर आप पावर शेयरिंग वाले चैप्टर के लिए फिजिकली आंसर लिख के देख रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस मैप। अब ये मैप वाला हम हर चैप्टर में तो नहीं करने वाले हैं ना, मैप वाला हम करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में, साथ ही हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ा बहुत मैप हम देखेंगे, यूनिफिकेशंस के मैप देखेंगे। वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है आपको, है ना, जैसे कि लास्ट ईयर एमसीक्यूज के लिए पूछा गया था। और क्या हमें मैप करना है, मैप हमें ज्योग्राफी में करना है। कितने चैप्टर्स के लिए करना है, 6 चैप्टर्स के लिए करना है। कौन सा चैप्टर छोड़ना है, सेकंड चैप्टर छोड़ना है। सेकंड चैप्टर छोड़ के बाकी चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7 इन चैप्टर्स के लिए हमें मैप प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि बेसिकली मैप हमें अगर 5 मार्क दे रहा है तो क्यों छोड़ना, है ना। मैप के 5 मार्क है वो हम करेंगे ही करेंगे। नाउ लेट अस एड्रेस दिस सब्जेक्ट वाइज, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या ही चैप्टर है, डेवलपमेंट, इजी, क्या ही चैप्टर है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी बहुत इजी है। मनी एंड क्रेडिट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, मीडियम से भी नीचे है ना। तो पूरा का पूरा इकोनॉमी वीकेंड से इजी है। और ये क्या है, इसमें आपका 1.1 एंड 1.2 इतना ही आपको दिया हुआ है ना, दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन। 2 ही पॉइंट्स पढ़ने इसमें, तो ये भी आपका इजी हो जाएगा। सो इकोनॉमिक्स आपका एक दिन में हो जाएगा, इसके साथ आपको और समय मिलेगा दूसरा सब्जेक्ट करने के लिए भी फॉर श्योर, अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में इसका प्रिपरेशन करते हैं तो। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले हम डेफिनेशंस को याद रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में यू हैव डेफिनेशन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यू हैव डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी रेट, है ना। तो इन डेफिनेशंस को हमें समझना है, याद रखना है। सेकेंड, डिफरेंसेस के टेबल्स। अगर हम किसी भी चैप्टर में डिफरेंस के टेबल बनाएंगे ना तो हमें वो चैप्टर और अच्छे ढंग से याद भी रह जाता है। एग्जाम्पल अगर मुझे देना है आपको, तो पहला जो चैप्टर है आपका डेवलपमेंट, उस चैप्टर में यू हैव वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। तो वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी दोनों के अप्रोच अलग है डेवलपमेंट को देखने के लिए, तो आप दोनों को अगर कंपैरेटिव ढंग से पढ़ेंगे डिफरेंशिएट करके तो याद रहने में आसान रहेगा। इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड चैप्टर, तो वहां पर सेक्टर से आपके ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड चैप्टर, यू हैव सेक्टर्स ऑफ लेंडिंग, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग। वो चीजें हमें समझनी है डिफरेंस के माध्यम से, वी कैन डू दैट इजीली। हर एक चैप्टर में हमें एग्जाम्पल्स लिखने ही लिखने हैं, कंपल्सरीली लिखने। एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा आंसर मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमारा एम है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए जो हमारा पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर सर है ना, उनके दिमाग में आपकी इमेज अच्छी बनानी है। तो उसके लिए एग्जाम्पल भी अगर आप लिखेंगे तो वो सोचेंगे कि नहीं बच्चा बहुत होशियार है, और आगे एकदम लाइटली पेपर चेक करेंगे, जिसकी वजह से अगर कहीं आपका कहीं आधा मार्क जाना भी है तो वो गुड फेथ में पूरा कर देंगे उसको। वो चीज़ को हमें समझना है। और हर एक चैप्टर का अगर आप फ्लो चार्ट बना लेंगे ना, फ्लो चार्ट बनाइए, नहीं तो द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स बनाइए। स्पेशली जो मेरे पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक पेज पे ऊपर आपने डेवलपमेंट के कीवर्ड्स लिख लिए, उसके नीचे आपने यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कीवर्ड्स लिख लिए, उस पेज के बैक साइड आपने मनी एंड क्रेडिट के कीवर्ड्स लिख लिए, उसके नीचे यहाँ पर आपने ग्लोबलाइजेशन के कीवर्ड्स लिख लिए। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे रिवीजन के टाइम, 6 तारीख को आपका पेपर होने के बाद इवनिंग में, तो आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी का रिवीजन तुरंत हो जाएगा, है ना। तो दिस इज हाउ आप बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी इन फ्लो चार्ट्स को या कीवर्ड्स को बना के रख सकते हैं। क्या क्या करना है हमें इकोनॉमिक्स में?
टेक्स्ट बुक में जो टर्म्स दी है उन टर्म्स का यूज करना है, और हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पॉइंट वाइज लिखना है मतलब हमें पैराग्राफ में आंसर लिखना है क्या? नहीं, पैराग्राफ में आंसर लिखना ही नहीं है। जहां जहां हो सके वहां वहां पॉइंट वाइज आंसर लिखो। फिर वो चाहे 2 मार्क क्वेश्चन हो, वो चाहे 3 मार्क क्वेश्चन हो, वो चाहे 5 मार्क क्वेश्चन हो, वो चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो 1 मार्क का, या केस बेस्ड क्वेश्चन हो 2 मार्क का, हमें आंसर कैसा लिखना है? हमें आंसर लिखना है पॉइंट वाइज ही। और हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कीवर्ड्स है इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके देना है ना, सो दैट जो एग्जामिनर है उनका काम और आसान हो जाए। और क्या करना है हमें, अगर डायग्राम्स है तो बनाएंगे। डायग्राम्स मतलब क्या, यहाँ पर बेसिकली फ्लो चार्ट्स की हम बात करते हैं ना। इकोनॉमिक्स में अगर आपने कोई फ्लो चार्ट बना के रखा है, फॉर एग्जांपल सेक्टर्स है ना, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड, आप अगर चाहते हैं कि आपका आंसर और एनरिच लगे, सो यू कैन डू दैट वन एज वेल। और 5 मार्क का जो क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आंसर हमें लिखना है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जब मैं कह रहा हूं तब क्या होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट? स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है पहले इंट्रो, उसके बाद आता है बॉडी, बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स, बॉडी भी पॉइंट वाइज ही लिखना है, और बाद में कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल इंट्रो का 1 पॉइंट, बॉडी में आपने लिखे 4 पॉइंट, और कंक्लूजन का 1 पॉइंट, मतलब ये 1 और 1 4 और 1 4 1 5 6, टोटल 6 पॉइंट हो गए, तो 5 मार्क के लिए ठीक है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंश्योर आप लिख रहे हैं। एक चीज याद रखिए, इकोनॉमिक्स सबसे आसान है, इसीलिए सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग पॉसिबिलिटी रखने वाला सब्जेक्ट है। यू कैन इजीली स्कोर 20 out of 20 in economics without much hesitation, है ना। कुछ हेजिटेशन भी करने की जरूरत नहीं, एंड विदाउट मच हार्ड वर्क यहाँ पर वो स्कोर करना आसान है। सो इंश्योर यहाँ के मार्क्स हमारे नहीं जाने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल साइंस की ओर। पॉलिटिकल साइंस में कितने चैप्टर है हमारे पास? 5 ही तो चैप्टर है। कौन से? फेडरल, पहला तो पावर शेयरिंग, इजी, 2 केस स्टडी दी है, एक श्रीलंका की एक बेल्जियम की, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दी है, खत्म। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? फेडरलिज्म। क्या है फेडरलिज्म चैप्टर में? मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया है, और डिसेंट्रलाइजेशन है। 5 ही तो सब टॉपिक्स है फेडरलिज्म में, वो भी आसान है, खत्म। नेक्स्ट जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला चैप्टर है, पहला जो पार्ट है वो है जेंडर वाला, बता रहा है कि कैसे प्रॉब्लम्स है विमेन के साथ, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रिप्रेजेंटेशन। बना दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दैट इज हाउ सॉल्यूशन भी बना रहे हैं। नेक्स्ट रिलीजन, बता रहे हैं कि कैसे कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट कास्ट, यहाँ पर आपके 2 सब पॉइंट आते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये 2 चीजें समझ ली तो हो गया चैप्टर हमारा। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है? मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, बाद में टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, बाद में फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो देश कैसा रहेगा, गवर्नमेंट कैसी रहेगी, उस चीज के बारे में डिस्कस किया है। और उसके बाद आया है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उसके क्या क्राइटेरिया है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, उसकी क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी एंड रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इतना ही है, ये भी चैप्टर बहुत इजी है। एंड देन आउटकम्स। आउटकम्स में क्या है आपका? अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, लेजिटिमेसी है ना। अकाउंटेबिलिटी, और क्या दिया है इस चैप्टर में? पहले तो डिक्टेटरशिप के साथ इसको कंपेयर करके दिया है, और बताया गया है कि डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी कैसे बेटर है ना। बताया गया है कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन चीज़ों का डिस्कशन किया है, दैट्स इट। बहुत इजी चैप्टर्स है ये भी हमारे, है ना। बस हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लगे, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन बनने के भी चांसेस बनते हैं ज़्यादा, वो एक चीज़ हमें समझनी है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, तो हेडिंग्स देंगे,
फॉर एग्जाम्पल फीचर्स अगर है तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है ना, हेडिंग देंगे अच्छा सा, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसको अच्छा अंडरलाइन करेंगे, फिर नीचे पॉइंट 1 लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर पॉइंट 2, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर पॉइंट 3, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर पॉइंट 4, ऐसे सातों के सातों फीचर लिख देंगे। डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए है, लेकिन है ना 2 मार्क के लिए अगर है तो 3 फीचर लिख दो, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है तो 4 फीचर लिख दो, उससे ज़्यादा मत लिखो 2 मार्क के लिए। और क्या करेंगे, एग्जाम्पल अगर जहाँ दे पाए वहाँ दे देंगे, जहाँ दे पाए वहाँ दे देंगे, है ना, नॉट नेसेसरी, कंपल्शन नहीं है कि देना ही देना है। यहाँ पर भी डिफरेंसेस अगर है तो हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में ही डिफरेंसेस लिखेंगे हम, विदाउट टैबुलर फॉर्मेट वी विल नॉट राइट द डिफरेंसेस। ये मैं कह रहा हूँ तो इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना ही है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं आ रहा है टैबुलर फॉर्मेट में लिखना डिफरेंस, फाइन, लेकिन अगर आ रहा है तो बेटर, ठीक है। तो हमें ऐसा प्रिपरेशन करना है 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, कि डिफरेंसेस वाले हम टैबुलर फॉर्मेट में करें। तो क्या होता है ना, टैबुलर फॉर्मेट में जब हम उसको देख रहे हैं तो वो हमारी थोड़ी बहुत विजुअल मेमोरी में भी चला जाता है, तो रिटेंशन बढ़ जाता है हमारा, बस वही रिटेंशन के लिए हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टू अवॉइड ओपिनियन बेस्ड राइटिंग, क्योंकि क्या है, पॉलिटिकल साइंस है तो आपके अंदर जो डेमोक्रेटिक सिविक सोसाइटी वाला सिविक पर्सन है ना, वो जाग जाएगा, है ना, उसको थोड़ा सोने दो, क्योंकि हमें ओवर राइटिंग नहीं करना है, हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। हाँ, क्वेश्चन अगर पूछ रहा है हमारा पर्सनल ओपिनियन तो हम देंगे, लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन हमेशा प्रो डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। हमारे पर्सनल ओपिनियन में हमने ऐसा नहीं कहना है कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, हमारे पर्सनल ओपिनियन में हमें ऐसा नहीं कहना है कि ऑटोक्रेसी अच्छा है, हमारे पर्सनल ओपिनियन में हमें हमेशा डेमोक्रेसी अच्छा है, यही बताना है। आप कह सकते हैं इनिशियल एक पॉइंट में कि डेमोक्रेसी में कुछ खामियां है, लेकिन एंड करते टाइम हमेशा डेमोक्रेसी अच्छा है देन ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यही स्टेटमेंट आपको यूज करना है। सो अगर हम यहाँ पर क्लैरिटी रखेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो यहाँ पर भी हमें 20 आउट ऑफ 20 तो मिल ही जाएंगे। क्लैरिटी इज द की। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है आपका, हिस्ट्री सब्जेक्ट, कितने चैप्टर्स है? 4 है ना। उसमें से भी जो 3rd चैप्टर है वो इतना सा है ना। 3rd चैप्टर में क्या है आपको? प्री मॉडर्न वर्ल्ड। 3rd चैप्टर में प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसको कंप्लीट करने के लिए हम 1 घंटा भी बहुत हो गया है ना। अब इसके बाद बचते ये और ये चैप्टर्स के लिए आपको डिवोशन चाहिए, है ना, भक्ति। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, किताबों के लिए भक्ति रखिए। तो इन चैप्टर्स को जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है टाइमलाइन के ऊपर। क्यों टाइमलाइन के ऊपर फोकस करना है? क्योंकि हमें क्वेश्चंस बनते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के। क्यों टाइमलाइन के ऊपर फोकस करना है? क्योंकि टाइमलाइन अगर क्लियर रहेगी तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। तो हमें टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। नेक्स्ट, हिस्ट्री जब आता है तब कॉज एंड इफेक्ट, इसके ऊपर हमें स्टडी करना है। कॉज एंड इफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करूं तो अगर मैं कॉज कहता हूं वर्ल्ड वॉर 1 को, तो वर्ल्ड वॉर 1 अगर एक कॉज है तो उसका इंडिया में क्या इफेक्ट रहा? तो इसका इंडिया में इफेक्ट होता है देयर इज एंगर, लोग गुस्सा होते हैं। फिर एक दिन गांधी जी आ जाते हैं, 1915 में गांधी जी आते हैं और बोलते हैं कि मैं सत्याग्रह करूंगा। तो एंगर को अगर मैं कॉज मानूं बाद में तो इफेक्ट होता है सत्याग्रह। फिर सत्याग्रह को कॉज मानूं तो इफेक्ट आता है आपका रॉलेट एक्ट। फिर मैं रॉलेट एक्ट को कॉज मानूं तो इफेक्ट आता है एंटी रॉलेट सत्याग्रह। फिर मैं एंटी रॉलेट सत्याग्रह को कॉज मानूं तो इफेक्ट आता है मार्शल लॉ। फिर मैं मार्शल लॉ को कॉज मानूं तो इफेक्ट आता है आपका
जलियनवाला बाग मसाकर। फिर मैं जलियनवाला बाग मसाकर को अगर कॉज मानूं तो इफेक्ट आता है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपका खिलाफत कमेटी भी ऐड होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वापस से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉज है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है आपका बेसिकली कॉज क्या है ये, तो खलीफा इंसल्टिंग ट्रीटी, कॉज इफेक्ट खिलाफत कमेटी। तो नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत दोनों मिलके, फिर इसको अगर मैं कॉज मानूं तो इफेक्ट आता है आपका चौरी चौरा, है ना। सो ये साइकिल चलता ही जाता है। तो हम जब कॉज एंड इफेक्ट इस मैकेनिज्म से चैप्टर को पढ़ेंगे, ये वाला भी, तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझ पाते हैं उस चैप्टर को। नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया वाले चैप्टर से हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उनके पार्टिसिपेंट, सिविल डिसोबीडियंस के पार्टिसिपेंट, लिमिटेशंस दोनों की क्या है, कंपैरिजन दोनों में क्या है, वो चीज़ें हमें समझनी है, याद रखनी है। सिमिलरली यूरोप से भी हमें वो चीज़ें जो है, जैसे कि तीनों यूनिफिकेशन प्रोसेसेस, आपका जर्मनी, इटली, ब्रिटेन ना, फिर आपका फ्रांस, उसके पहले वाला अगर हम स्टार्टिंग देखें तो फ्रांस में कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे उन्होंने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाया, फिर कैसे नेपोलियन को ओवरथ्रो किया गया, कैसे कंजर्वेटिव रिजिम आया, कैसे कंजर्वेटिव रिजिम की वजह से सेंसरशिप आया, जो लिबरल लोग हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आने लगे, उनके राइट टू प्रेस, फ्रीडम जो है उनके बहुत सारे वो ख़त्म होने लगे। उसकी वजह से कैसे लिबरलिज्म का एमरजेंस होता है। लिबरलिज्म में दो डिमांड्स होती है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक डिमांड हो जाती है फुलफिल बाय द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वरिन। पॉलिटिकल डिमांड जो होती है कि हमें राइट टू वोट दीजिए मिडिल क्लास को, वो फुलफिल नहीं हो पाता है ना। फिर आगे चल के आपके यूनिफिकेशन प्रोसेसेस होती है। उन सब इवेंट्स को भी हमें समझना है। तो मैंने यहाँ पर ये चैप्टर का भी पूरा का पूरा एक बेसिक फ्लो क्या है वो बता दिया। और क्या करना है, हमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को भी अच्छे ढंग से यहाँ पर जो सोर्सेस है उनको पढ़ना है, ताकि जब एग्जाम में अगर कोई सोर्स आ जाए इनमें से तो हमें एकदम नया ना लगे। विल डिस्कस इनको कैसे टैकल करना है आगे है। सो हिस्ट्री को कैसे करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन रखेंगे। कैसे करेंगे, लॉन्ग आंसर्स का स्ट्रक्चर अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री में लॉन्ग आंसर अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट्स लिख दिए, ये यहाँ पर वैलिडेट नहीं होता, क्योंकि उस 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको उसका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना होता है। अगर आप एक सेंटेंस का एक पॉइंट लिख रहे हैं और ऐसे आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं, तो आप 5 सेंटेंस लिख रहे हैं, और इन 5 सेंटेंस में आपको 5 मार्क बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें डालना पड़ेगा। इसलिए आपका जो एक पॉइंट है वो 3 या 4 सेंटेंसेस का होना चाहिए, और ऐसे आपको 5 पॉइंट नहीं लिखने। ऐसे आपको हिस्ट्री वाला सेक्शन है तो 6 से 7 पॉइंट लिखने, सो दैट आपका मार्क ना कटे, ये आप इंश्योर करें, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज करना है, मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स को रट्टा लगाना नहीं, रट्टा नहीं लगाना। क्यों इंपॉर्टेंट डेट्स को मेमोराइज करना है हमें, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए हमें वो काम आएगा। मेमोराइज नहीं करना है, बस उनको समझना है हमें। देन सोर्स जो है उसको इंटरप्रिटेशन करना है हमें, मतलब सोर्स बेस्ड जो बॉक्सेस दिए हैं उनको सही ढंग से पढ़ना है। और हमें जब आंसर लिखना है तब स्टोरी टेलिंग हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, फैक्ट पे काम करना है। जब हमें फैक्ट नहीं आते तब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, लेकिन हमारे पास समय है कि हम फैक्ट ही कर लें, ठीक है। तो हमें स्टोरी टेलिंग अवॉइड करना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। बेसिकली स्टोरी टेलिंग के लिए आपको पैराग्राफ लिखना होता है ना, तो हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। भले ही आपको अगर नहीं आ रहा है तो स्टोरी टेलिंग करना है, लेकिन पॉइंट वाइज करो, और उस स्टोरी में कुछ तो कीवर्ड होंगे, हाईलाइट कर दो, ठीक है। हमें एनसीईआरटी स्पेसिफिक आंसर्स लिखने हैं। हिस्ट्री में प्रेजेंटेशन एंड सीक्वेंस, तो अगर मैं कहूँ पूरे के पूरे सोशल साइंस में आपका प्रेजेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स यू विल गेट। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपके मार्क भी बढ़ेंगे। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपके मार्क कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एंश्योर वो चीज़ भी आप अच्छे से ध्यान में रखते हैं।
हिस्ट्री में हमें मैपिंग भी करना होता है ना, तो चलो मैप यहीं पे कर देते हैं, खत्म। ये क्या है? चंपारण। ये क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का सितंबर का सेशन, कहां पर? कलकत्ता। ये क्या है? मद्रास। अब बच्चे बोलते हैं मद्रास को चेन्नई लिखे क्या? लिखना है क्या? लिखो, लेकिन ब्रैकेट में लिखो, ठीक है? पहले मद्रास लिखो। मद्रास क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन ऑफ 1927। ये क्या है? नागपुर। ये क्या है? नागपुर। क्या हुआ यहाँ पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कब हुआ? 1920 में। 1920 में कब हुआ? दिसंबर में। ये क्या है? ये तो पंजाब दिख रहा है। पंजाब में कौन सा लोकेशन है? पंजाब में जलियनवाला बाग। जलियनवाला बाग किधर है? जलियनवाला बाग अमृतसर। अच्छा, तो ये वो लोकेशन है। ये क्या है? खेड़ा। ये क्या है? अहमदाबाद। ये क्या है? दांडी। क्या बच गया है हिस्ट्री वाला? एक चीज बच गया। कौन सा? साबरमती। किधर है साबरमती? जिधर अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद बोलो या साबरमती बोलो। 2 मार्क। कितने मार्क? 2 मार्क हो गए। स्टेट, यहाँ पर स्टेट्स की बाउंड्री नहीं दी है, वो तो भी एटलीस्ट समझ सकते हैं। हो गया ना वो, ठीक है। नेक्स्ट, जियोग्राफी। कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स। कौन कौन से? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये तो 7वां भी है ना? किस चीज़ के लिए है? मैप के लिए। कौन से मैप पूछेंगे? एयरपोर्ट्स। कौन से एयरपोर्ट्स पूछेंगे? इंटरनेशनल। और क्या पूछेंगे? सी पोर्ट्स। कौन से वाले? इंटरनेशनल। ठीक है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दिस 6 चैप्टर्स। अब हर एक चैप्टर में हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? ये वाला चैप्टर बहुत छोटा है ना? इट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट। इस वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स है। यहाँ पर हमें सॉइल का मैपिंग भी करना है। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब वाटर रिसोर्सेज का आप मैप प्रैक्टिस कर रहे हो डैम का, तब बी डैम श्योर कि रिवर भी आप याद रख रहे हैं। चेनाब पे कौन सा डैम, सतलज पे कौन सा डैम, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि भाखरा नांगल डैम को लोकेट करो। आपको पूछेंगे ये नदी है, इस नदी पे कौन सा डैम है, तो वो चीज़ हमें याद होना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पर क्रॉप्स के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्रॉप के लिए रेनफॉल कितना चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, वो हमें यहाँ पर याद होना चाहिए। एमसीक्यू बनते हैं वहाँ पे, ठीक है? मिनरल्स एंड एनर्जी। हार्ड है क्या ये दोनों चैप्टर्स? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। हमारा रिवीजन कम गिर रहा है किधर तो भी, है ना? वो अगर हो गया तो चैप्टर बहुत इजी है। और ऐसे चैप्टर्स है जो आप लोगों को ऑलरेडी बेस है ऑलरेडी इन चैप्टर्स का, है ना? साइंसेस में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने और छोटी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ा है। इस सब का एक एक्यूमुलेशन होके बस एक बड़ा चैप्टर यहाँ पर दे दिया। तो ये भी इजी पार्ट है, इजीली डुएबल, जिसमें भी आपको 20 on 20 आ ही सकते हैं। कैसे करेंगे? डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को समझेंगे, डायग्राम्स अगर है कोई उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है? मैप का लेबलिंग प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ मैप है, मैप पर मैंने यहाँ पर तारापुर लिख दिया, ऐसा मार्क कर दिया, ऐसा नहीं, है ना? इट शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली। तारापुर, है ना? प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, ठीक है? देन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, मतलब बेसिकली यहाँ पर कौन सी रिसोर्सेस कौन से स्टेट में है, वो चीज़ हमें समझना है। एंड आंसर लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? जैसा हमेशा बताया गया है, जो आप करना नहीं चाहते लेकिन
करना पड़ेगा। कैसा लिखना है? पॉइंट वाइज लिखना है। तो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट एंड मैप एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, चल जाएगा। नेक्स्ट, जब हम ज्योग्राफी में मैप्स की बात कर रहे हैं तब डिस्कस्ड ऑलरेडी, डैम्स की बात करेंगे तो हमें रिवर्स वो भी पता होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर हर किसी का स्टेट अगर हमें पता है तो हम आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। और ज्योग्राफी का ये जो मैप है इसके लिए एक और सेशन रखने का आई एम थिंकिंग, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला पीपीटी बनाया जा रहा है जिससे ज्योग्राफी के ये जो मैप्स है वो मतलब थोड़े विजुअली हमें समझ आ सके। नहीं तो बेसिकली अब तक क्या होता था, ऐसा मैप है, उस मैप पे ऐसे मार्क करके दिया है, वैसा ही पीपीटी था। थोड़ा एक अच्छा ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते अगर वो हो जाता है तो वी विल गो अहेड विथ दैट ऑल्सो, वो बनाएंगे। मैप करना ही करना है, इजी स्कोरिंग है, पता है हमें एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट में से ही आना है तो करेंगे ही करेंगे। और करेंगे तो उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए 15 मिनट डेली अगर निकालेंगे हम तो 4 दिन है, 4 दिन में 1 घंटा। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन योर करंट लेवल। अगर आप आज मैप्स ठीक ठाक कर रहे हैं तो ये, थोड़ा वर्स्ट कंडीशन अगर है जहां पर स्टेट्स के नाम भी नहीं पता तो दीजिए 20-25 मिनट तक दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए, 20-25 मिनट तक दीजिए। लेकिन वो चीज़ होना ही चाहिए क्योंकि उसके इजी मार्क्स है वो, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम में नया कुछ आने वाला है, पता है इन्हीं में से कुछ आने वाला है, तो वो होना ही चाहिए। सो डेली कुछ आपके हिसाब से कितना टाइम स्लॉट आपको देना है, 10 to 15 मिनट्स देने या 20 to 25 मिनट्स देने, अकॉर्डिंग टू योर करंट कंडीशन, बिकॉज वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल, है ना। हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से आप देखिए आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट कहाँ पर जा रहा है। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दोनों का मैप हमें करना है ना। स्पेलिंग्स करेक्टली लिखनी है, लेबलिंग सही से करना है, बेसिकली आपका इंप्रेशन अच्छा बनाना है आपको, है ना। देन अच्छा ये 2 चाहिए, 1 हो गया, 2 मार्क, ओके। तो जब हमारे 2 मार्क एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स एक्यूरेट चाहिए ही चाहिए होते हैं। हम सेफर साइड के लिए 3 पॉइंट लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की जगह इट विल कम 2 प्रिसाइज सेंटेंसेस, यानी 2 प्रिसाइज पॉइंट्स हम लिखेंगे। कीवर्ड जो है वो सही ढंग का यूज करेंगे और उस कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। अब 2 पॉइंट लिखने के बाद एक थर्ड पॉइंट अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है, इकोनॉमी का है या वैसे भी एग्जाम्पल आ रहा है तो एग्जाम्पल लिख ही देना है, एग्जाम्पल को मिस आउट नहीं करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर हम पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड देन एग्जाम्पल ऐसा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट देना है, बुलेट पॉइंट दो, लेकिन आई विल सजेस्ट 1 2 3 ऐसा लिखो, ठीक है। 1 2 3 4। 3 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 3 करेक्ट पॉइंट्स एक्सपेक्टेड होते हैं। हम सेफर साइड के लिए बोलेंगे, ठीक है, 4 पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद से बोल रहा हूँ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग, कुछ लोग भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज तक लिखता है कोई कोई। क्यों? क्योंकि उसको वो आता है, अच्छे ढंग से आता है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से आता है फिर भी वो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 2 ही मार्क मिलेंगे ना मैक्सिमम। लेकिन उस चक्कर में आगे 5 मार्क का जो क्वेश्चन एक है उसके लिए अगर तुम्हें समय ना मिले तो रिग्रेट है, उस रिग्रेट से बचना है। तो मैक्सिमम 3 पॉइंट लिख दिए, रेलेवेंट नॉट रिपीटेटिव, आगे चलो, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 क्लियर पॉइंट लिखे और यहां पर ना बीच में एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। 1 पॉइंट लिखा, 1 लाइन छोड़ दो, दूसरा पॉइंट लिखा, 1 लाइन छोड़ दो, तीसरा पॉइंट लिखा, 1 लाइन छोड़ दो, चौथा पॉइंट लिखा, खत्म कर दो, है ना। दैट वन थिंग
पैराग्राफ्स में हम आंसर को नहीं लिखेंगे, और जहाँ पर सब हेडिंग्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सब हेडिंग्स भी लिखेंगे। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपको 32 पेजेस का आंसर बुकलेट मिलता है। कितने पेजेस का बुकलेट मिलता है? 32 पेजेस का। करो ना यूटिलाइज, ठीक है। 1 पेज 1 क्वेश्चन चलेगा, बट यूटिलाइज वेरी मच प्रॉपरली। सप्लीमेंट चाहिए मिलेगा, लेकिन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये 32 तक पहुंचता ही नहीं है कोई, है ना। तो पहुंचिए आप यहां तक। 5 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो 5 मार्क का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इट शुड बी ऑलवेज सेम। पहला पॉइंट आना चाहिए इंट्रो। इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं पर भी। इंट्रो 1 पॉइंट लिखेंगे, फिर ये है आपका बॉडी। बॉडी में आएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिक्वायरमेंट अगर है तो जितने चाहिए उतने। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन बिकम्स योर लास्ट पॉइंट। ये हमेशा आपका 5 मार्क क्वेश्चन जो है उसका स्ट्रक्चर होना ही होना चाहिए। क्या? 1 लाइन इंट्रोडक्शन, 4 क्लियर पॉइंट्स, उनका एक्सप्लेनेशन सही ढंग से होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, रैंडमली कुछ भी नहीं लिखना है। कीवर्ड्स अगर है तो उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के बीच में सही ढंग से स्पेसिंग छोड़ना है। 1 लाइन छोड़ दो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कंक्लूजन देना है, इफ रिक्वायर्ड नहीं कंक्लूजन देना ही देना है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। प्रेजेंटेशन सही है तो मार्क्स भी बहुत सही रहेंगे, ठीक है। केस स्टडी है तो केस स्टडी में सबसे पहले क्या करना है? पहले तो स्कीमिंग कर दो उसको। स्कीम द केस स्टडी। स्कीमिंग एंड रीडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्कीम करना मतलब आंख के नीचे से लाना, एकदम ऐसे जल्दी जल्दी देखना उसको, है ना, पढ़ना नहीं, समझना कि उस केस स्टडी में क्या दिया है। स्कीमिंग किया, फिर आने का क्वेश्चन पे। 1 है, 2 है, 3 है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ने का, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में कोई कीवर्ड होगा, उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने का। उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद अब तुमने जब स्कीमिंग किया ना, तब तुम्हारे दिमाग में वो कीवर्ड कहां पर है वो ऑटोमेटिकली क्लिक होता है। तो उस कीवर्ड के पास जाने का, किधर है आपके सोर्स में, पैराग्राफ में, और उसको आंसर वहां से उठा के लिखने का। यहां पर क्या कर रहे हैं हम? चैप्टर को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट कल्चर से कोई एक केस स्टडी आ रहा है, तो जब आप खुद के दिमाग को बोल रहे हो कि ये प्रिंट कल्चर का केस स्टडी है, तब आपका दिमाग वो बाउंड्री लगा देता है कि नहीं, मुझे इस चैप्टर के बारे में सोचना है ना। तो फिर जब आप उस चैप्टर के बारे में सोचेंगे, तब आप, हो सकता है बेसिकली कि वो जो पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ में किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में है। तो जब आपके दिमाग ने वो बाउंड्री लगा रखा है, तब वो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। भले ही पैराग्राफ में नहीं है लेकिन चैप्टर में है, तो वो आसानी से आप लिख पाएंगे। सो आइडेंटिफाई द चैप्टर फर्स्ट। कीवर्ड है तो कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए। आंसर कोई भी क्वेश्चन का करना है तो पहले तो सोर्स में है क्या वो देखेंगे, नहीं है तो चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है वो लगाएंगे। पूरा का पूरा पैसेज हम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं, और आंसर को यहाँ पर भी पॉइंट वाइज रखेंगे। जैसे भी आप डिस्कस कर लिया, कोई भी आंसर है, चाहे केस स्टडी वाला भी है, हमें कैसा करना है? पॉइंट वाइज ही लिखना है। अब इतना होने के बाद भी बच्चे ना कुछ कुछ चीज़ों से मतलब ऐसा कर जाते हैं कि गलतियां हो ही जाती है ना, ह्यूमन है, गलती हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ गलती अवॉइड करनी है। फर्स्ट, बॉक्सेस जो होते हैं एनसीईआरटी को, उसको स्किप नहीं करना है। सेकंड, इमेजेस एंड कार्टून्स, इनको इग्नोर नहीं करना है। पसंद होते हैं ना इमेजेस, पसंद होते हैं ना कार्टून्स, देखो कौन से, टेक्स्ट बुक वाले, ठीक है।
मैप सही ढंग से प्रैक्टिस करना है, इसको करना ही करना है। पैराग्राफ में आंसर को नहीं लिखना है, जितने मार्क्स दिए हैं उसके बियॉन्ड जाके ओवर राइटिंग नहीं करना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तो उससे ज़्यादा मत लिखो। रिकॉल इसको प्रैक्टिस किए बिना अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत है, ठीक है। बेसिकली जब मैं ये कह रहा हूँ, फॉर लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, अब उस चैप्टर को रिकॉल करने की बजाय आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये एक केस लेते हैं। दूसरा एक केस, आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने उस चैप्टर को रिकॉल किया, आपने उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मेंटली, फिजिकली, कीवर्ड के फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन सॉल्व किए। अब यहाँ पर ना आपका जो रिटेंशन लेवल है वो मोर देन 70% हो जाता है। कहाँ? जब आप रिकॉल कर रहे, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे। लेकिन जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं रैंडमली, फिर दूसरा चैप्टर उठा रहे हैं रैंडमली लगेज तुरंत, तो यहाँ पर आपका जो रिटेंशन होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है 30%, 20%, 30%, 20%, इतना यहाँ तक वो रिटेंशन ड्रॉप हो जाता है। तो रीड, रिकॉल, राइट, ये फॉर्मूला करो। रीड, रिकॉल, राइट, राइट या राइट फिजिकल पूरा का पूरा, या राइट मेंटली, या राइट कीवर्ड्स, बट रीड, रिकॉल, राइट, ये होना ही होना चाहिए। यहाँ पर आई हैव ट्राइड टू कंपाइल दिस ट्रैकर, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, तो मनी एंड क्रेडिट का मैंने एनसीईआरटी पढ़ा क्या, मैं टिक करूंगा, हाँ पढ़ा। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में जितने भी बॉक्सेस एंड सोर्सेस है उनको मैंने देखा क्या, मैं टिक करूंगा, हाँ देखा। अगर देखा है तो, देखना मतलब ऐसा देखा और रख दिया ऐसा नहीं, देखा मतलब उनको पढ़ा है एटलीस्ट एक बार तो भी, मुझे एग्जाम में नया नहीं लगेगा कुछ भी। इमेजेस गो थ्रू किए, एक्टिवली रिकॉल किया कि नहीं किया, एमसीक्यू सॉल्व किए या नहीं किए, क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखे या नहीं लिखे, मैप प्रैक्टिस मनी एंड क्रेडिट में तो नहीं आएगा, किधर आएगा मैप प्रैक्टिस? नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया में आएगा। यूरोप में कम आएगा, बेसिकली जो कुछ आपके यूनिफिकेशंस वाले मैप्स है वो आपको करने हैं, और बाद में ज्योग्राफी का चैप्टर 1, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 इतने आएंगे। सो ये एक ट्रैकर है, अगर आपको ये चाहिए तो बोलो, आई विल सेंड इट टू यू। ओके, कमिंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। कितने चैप्टर्स करने हैं? 19 चैप्टर्स करने हैं। कितने दिन है? 4 दिन है। कैसे होने चाहिए? फोकस्ड होने चाहिए। और इन 4 दिनों में हमने 4 दिनों में 19 चैप्टर्स भी किए और साथ डेली मैप प्रैक्टिस भी किया। हमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनका स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिवली इजी है। अब किसी किसी के लिए ज्योग्राफी भी इजी जाता होगा, तो जिसके लिए ज्योग्राफी इजी जाता है, पॉलिटिकल साइंस हार्ड जाता है, वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाओ। सो बेसिकली जो आपका वीक एरिया उसके ऊपर ज़्यादा काम करना है, करना ही करना है, क्योंकि हमारा एम 100, 99, 98, 97 बस, और ज़्यादा नीचे लिखने की मेरी इच्छा नहीं हो रही, ठीक है। मेक श्योर आप 95 प्लस लाएं, और ये इजीली पॉसिबल है। दिन है हमारे पास तो क्यों नहीं पॉसिबल, ठीक है। पढ़ते समय पैनिक नहीं होना है। पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपैरिजन। वो मेरे से अच्छा कर रहा है, वो 8-8 घंटे बैठा है, ये कंपैरिजन नहीं करना है। वो 8 घंटे एक्टिवली पढ़ रहा है, पैसिवली पढ़ रहा है, ये उसी को पता है। लेकिन तुम 6 घंटे भी अगर एक्टिवली पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड। तुम्हारा स्टडी सेशन कितना होना चाहिए, ये एक चीज़। नो फॉर एग्जाम्पल, तुम 3 घंटे के लिए पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो एक सेशन में, ऐसे तुमने दिन में
3 सेशन बना के रखे तो तुम्हारा 9 घंटा पढ़ाई हो रहा है। हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग, आपने कितने सेशन बना के रखे, कैसे बना के रखे आपको आपका पता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 3 घंटे का एक सेशन है तो 3 घंटे कंटिन्यूअसली सीटिंग, 3 घंटे कंटिन्यूअसली सीटिंग नहीं करना है। तो क्या करना है? 50+10 का रूल फॉलो करना है। मतलब 50 मिनट पढ़ेंगे, एक्टिव रहेंगे, है ना, एक्टिवली पढ़ेंगे, एक्टिव रहेकर 10 मिनट आते आते ना आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो नीचे आ जाता है। बेसिकली स्टडी कहता है कि आप 50 मिनट तक सही ढंग से पढ़ सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। लेकिन जैसे ही 50 मिनट हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन लेवल नीचे आता है। तो उस कंसंट्रेशन लेवल को नीचे आने से रोकने के लिए, वापस वहाँ पर मेंटेन रखने के लिए आपको ये जो 10 मिनट है ना, इन 10 मिनट को यूटिलाइज करना होता है। अब 10 मिनट को यूटिलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू शॉर्ट योगा और समथिंग, यू कैन टॉक विथ योर फ्रेंड्स। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, नो कंपैरिजन, है ना, कुछ अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें दोस्तों से कीजिए। बेस्ट वे, टॉक विथ योर पेरेंट्स, दे विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, है ना। तो इन 10 मिनट्स में पेरेंट्स के साथ भी बात कर सकते हैं आप। एंड इन दिस होल प्रोसेस टिल 7th of March, if you feel stuck, if you feel confused, if you feel low, message me. Okay, I'm there. You are not preparing alone. I'm there for you till that exam, 7th of March tak we are there. I hope this session was productive. इस सेशन से आपने कुछ चीज़ें समझी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिए। कुछ सजेशंस है या कुछ अप्रिसिएशन है तो कमेंट कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए लगाइए, तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वी विल कम बैक विथ मोर गुड मटेरियल फॉर यू। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।